Let me welcome everybody to the Wild Wild West. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Say what you say. दोनों एक झाड़ी में छिपे बार बार अपनी घड़ियों पर नजर डाल रहे थे। कैप्टन अश्विनी कुमार अब अंधेरे में भी कर्नल बख्श के चेहरे के असरात पढ़ने लगा था। आज उसने पहली बार अपने कर्नल को इतना परेशान और तनाव में देखा था। अचानक दोनों इस तरह अपनी जगह से उछलकर खड़े हुए जैसे एक ही वक्त में किसी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। वो धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका कांप उठा। धमाके की आवाज सुनते ही दोनों की गर्दनें एक साथ उसी तरफ घूम गई और कैप्टन अश्विनी कुमार तो खौफ से कांप उठा। उनके पीछे लगभग एक फरलांग के फासले पर मौजूद कंपनी हेडक्वार्टर के साथ बने एम्यूनिशन डंप पर कयामत टूट पड़ी थी। पहला धमाका ही ऐसा था जैसे जमीन फट गई हो। एम्यूनिशन डंप के बाहर खड़े बीएसएफ और आर्मी के ट्रक आग पकड़ चुके थे और सूखी लकड़ी की तरह धू-धू करके जल रहे थे। कर्नल बख्श इस अचानक हादसे से बुरी तरह हिल गया था। वो जानता था कि इस डंप को आग लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि बीएसएफ जवानों की लापरवाही की वजह से वहां हर वक्त पेट्रोल के छोटे टैंकर मौजूद रहते थे। डैम इट! कर्नल बख्श ने गुस्से से अपने दाएं हाथ में पकड़ी छड़ी बाई हथेली पर मारी और तेजी से पीछे हटने लगा। कैप्टन अश्विनी कुमार ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था। भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के तमाम अंदाजों के बिल्कुल उलट सलीम ने ऐसी चाल चली थी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। भारतीय फोर्स ये समझ रही थी कि सूखी घास में आग लगाने के बाद वो जरूर आग की उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करेगा। इसी वजह से उन्होंने दूसरी तरफ उसके चारों तरफ मजबूत घेरा डाल रखा था। मगर सलीम क्या करने वाला था, अगर इसका अंदाजा उन्हें पहले हो जाता तो शायद डर के मारे उनका दिमाग ही काम करना बंद कर देता। जिस तरफ से बीएसएफ के जवान पीछे हटे थे, सलीम उसी तरफ से निकल आया था। वो आग से डरकर भागने वाले जवानों के पीछे पीछे तेजी से बढ़ने लगा था। वो काफी दूर तक आग की दिशा में ही चलता रहा। ठीक उन्हीं लम्हों में जब कर्नल बख्श के कमांडोज खेतों की मेड़ों में छिप चुके थे और बीएसएफ के जवान घास वाले इलाके के पीछे जमीन पर फायरिंग पोजीशन लेकर पड़े थे, उनका शिकार व्हाइट फ्लावर उनकी तमाम उम्मीदों के उलट एक लंबा चक्कर काटकर उनकी पीठ तक पहुंच चुका था। शिकार और शिकारी के इस खतरनाक खेल में रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका था। वक्त की तेजी से गुजरती रफ्तार का एहसास सलीम से बेहतर शायद कोई और नहीं कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ एक घेरा तोड़ लेना काफी नहीं। गंगानगर तक उसकी गिरफ्तारी के लिए राणे तह दर तह जाल बिछा रखे होंगे। उसे एक होशियार नेवले की तरह हर जाल को अपने दांतों से काटते हुए सुबह होने से पहले किसी महफूज जगह तक पहुंचना था। पहली बार सलीम के दिल में ये सवाल उठा था कि क्या वो सचमुच इस खतरनाक घेरे से निकल पाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मजबूत कुव्वत-ए-इरादी ने उसे झकझोर डाला। क्यों नहीं, आखिर उनकी हैसियत ही क्या है तुम्हारे सामने। खबरदार, एक पल के लिए भी मायूसी को अपने करीब मत आने देना। उसने गहरी सांस ली और अपने आप पर दोबारा काबू पा लिया। अब उसके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि अपने आसपास मौजूद भारतीय फोर्स को किसी न किसी तरह उलझा कर रखा जाए। वो चाहता था कि दुश्मन का ध्यान लगातार बंटा रहे और किसी भी हालत में उनकी नजर उसकी असली दिशा की तरफ ना जा सके। सिर्फ यही एक रास्ता था जिसके जरिए वो इन शिकारी भेड़ियों के चंगुल से निकल सकता था। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने अचानक एक बेहद खतरनाक फैसला कर लिया। वो जानता था कि दुश्मन को एक बार फिर ऐसा सरप्राइज देना होगा जिसकी वो कल्पना भी ना कर सके। इसी सोच के तहत उसने उनके बिछाए हुए जाल में फंसने के बजाय कुछ 100 गज दूर मौजूद भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंपनी हेडक्वार्टर के किनारे से निकल जाने का फैसला किया। उसने खुद को कर्नल बख्श की जगह रखकर सोचा और फौरन समझ गया
कि दुश्मन के वहम ओ गुमान में भी ये बात नहीं होगी कि वो सीधा उनके दिल के ऊपर से गुजर कर उनकी नाक के नीचे से बॉर्डर एरिया पार करेगा। अभी इतना अंधेरा जरूर मौजूद था जो उसके मंसूबे में मददगार साबित हो सकता था। वो कभी खरगोश की तरह पंजों के बल आगे बढ़ता और कभी जमीन पर कोहनियों के सहारे रेंगता हुआ धीरे धीरे कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था। सीमेंट से बनी उस इमारत के दाईं तरफ से चिपक कर वो बेहद एहतियात से महफूज रास्ते की तरफ सरक रहा था कि अचानक मुसीबत उसके सिर पर आ पड़ी। खुदा जाने बीएसएफ का वो हवलदार गश्त पर जा रहा था या वापस आ रहा था, मगर उसने सलीम को देखते ही फौरन अपनी राइफल उसकी तरफ तान ली। हॉल्ट! उसने अपने बाएं तरफ से एक जोरदार आवाज सुनी। शट अप! सलीम का रद्द-ए-अमल इतना अचानक था कि जैसे ही उसने गर्दन मोड़कर सख्त लहजे में जवाब दिया तो हवलदार चंद लम्हों के लिए घबरा कर रह गया। सलीम को बस इतनी ही मोहलत चाहिए थी। हवलदार को अंदाजा भी न हो सका कि कब सलीम बिजली की तरह छलांग लगाकर उसके कंधों पर जा चढ़ा। उसने ऑक्टोपस की तरह हवलदार की गर्दन इस जोर से जकड़ ली कि उसके मुंह से आवाज तक न निकल सकी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। सिर्फ 15 मिनट की सख्त जद्दोजहद के बाद सलीम ने हवलदार को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ, एक और आवाज ने उसे चौंका दिया। मक्खन सिंह, शायद हवलदार का कोई साथी उसे आवाज दे रहा था। सलीम ने फौरन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वहां उसे सिर्फ एक ही पनाहगाह दिखाई दी, सामने मौजूद एक छोटा सा कमरा जहां से हवलदार बाहर आया था। आवाज देने वाला वहां पहुंचने से पहले ही सलीम तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ये शायद हवलदार का ही कमरा था। दीवार पर बीएसएफ की वर्दी और राइफल लटकी हुई थी, जबकि एक कोने में हल्की रोशनी वाला केरोसिन लैंप जल रहा था। सलीम अच्छी तरह जानता था कि चंद ही लम्हों में हवलदार की मौत का राज खुल जाएगा और पूरा इलाका शोर से गूंज उठेगा। वो कंपनी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद था। यहां से भाग निकलना तकरीबन नामुमकिन था। क्या करूं? उसने खुद से सवाल किया। अगले ही लम्हे उसने बिजली की रफ्तार से हाथ बढ़ाया और दीवार पर लटकी हुई वर्दी उतार ली। अपने कपड़ों के ऊपर ही उसने जल्दी जल्दी वो वर्दी पहन ली, सर पर टोपी रखी और राइफल कंधे पर लटका ली। खुशकिस्मती से वर्दी कुछ ढीली थी, इसलिए उसके ऊपर आसानी से फिट आ गई। शायद ये कमरे में रहने वाले किसी दूसरे जवान की यूनिफॉर्म थी। अब वो मुकम्मल तौर पर बीएसएफ के सिपाही के रूप में आ चुका था। वो अभी अगला फैसला सोच ही रहा था कि बाहर अचानक शोर मच गया। किसी ने चीख कर हवलदार की मौत की खबर दी थी। इसी के साथ खतरे की सीटी भी बजा दी गई। सीटी की आवाज सुनते ही कंपनी हेडक्वार्टर में मौजूद तमाम बीएसएफ अहलकार जिस हालत में थे, फौरन उसी तरफ दौड़ पड़े। सलीम ने कमरे की दूसरी तरफ वाली खिड़की खोली और बाहर का जायजा लिया। चारों तरफ सीटियों की आवाजें गूंज रही थी, जबकि कोई अफसर चीख चीख कर गालियां देते हुए अपने जवानों को पोजीशन संभालने का हुक्म दे रहा था। अचानक सलीम के होठों पर बेख्तियार एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। खिड़की से कुछ फासले पर उसे एक छोटे से डिपो के करीब 2 ट्रक खड़े दिखाई दिए। उनके पास पेट्रोल और तेल के कई कैन पड़े थे। कुछ जमीन पर रखे थे और कुछ अभी ट्रकों में मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रक शाम देर से वहां पहुंचे हों और जवानों ने सामान उतारने का काम अगले दिन के लिए छोड़ दिया हो, क्योंकि यहां व्हाइट फ्लावर की आमद के बाद इमरजेंसी नाफिज हो चुकी थी और ज्यादातर जवान बॉर्डर एरिया में उसे तलाश करने निकल गए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी मैली सी कमीज उसने फौरन उठा ली। फिर केरोसिन लैंप बुझाकर उसका सारा तेल कमीज पर डाल दिया। सिर्फ इतनी जगह सूखी छोड़ी जहां से उसे हाथ में पकड़ा जा सके। उसने कमीज को गोले की शक्ल दी, सिगरेट लाइटर से आग लगाई और पूरी ताकत से जलता हुआ कपड़ा उस ट्रक की तरफ फेंक दिया जो बमुश्किल 15 गज दूर खड़ा था। पलक झपकते ही वैसा ही हुआ जैसा सलीम चाहता था। ट्रक पर रखे पेट्रोल के कैनों ने फौरन आग पकड़ ली। वो आग आगे कहां तक फैली, उसने असलहा डिपो तक कैसे पहुंचकर तबाही मचाई।
ये सब देखने का वक्त सलीम के पास नहीं था। वो तो पागलों की तरह बाहर निकला और दौड़ना शुरू कर दिया। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि पेट्रोल के इस जखीरे के करीब असलहे का डिपो भी मौजूद है। वो भागते हुए बीएसएफ के जवानों में ऐसे शामिल हुआ जैसे उन्हीं का एक सिपाही हो, लेकिन बड़ी होशियारी से उनके साथ साथ भागते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। 15-20 मिनट की मुसलसल कोशिश के बाद उसने खुद को काफी हद तक महफूज कर लिया था। अब वो कंपनी हेडक्वार्टर से काफी दूर निकल आया था और एक नहर के किनारे खड़ा था। इस नहर को उबूर करते ही वो गंगानगर के नवाही इलाके में दाखिल हो सकता था। नहर के किनारे पहुंचकर उसने एक एक करके अपने तमाम कपड़े उतार दिए। अब उसके जिस्म पर सिर्फ एक निकर बाकी रह गई थी। बीएसएफ की वर्दी को टोपी और राइफल समेत उसने नहर के पानी में बहा दिया और अपने कपड़ों को जूतों समेत गठरी की शक्ल में सिर पर रख लिया। दूसरे ही लम्हे वो नहर में दाखिल हो चुका था। माहिर तैराक की तरह वो अपने कपड़ों को भीगने से बचा रहा था और बिना आवाज पैदा किए पानी में आहिस्ता आहिस्ता बहाव के साथ तैरता हुआ दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। उसे नहर पार करने में मुश्किल से 3-4 मिनट लगे। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने गीली निकर उतार दी और सूखे कपड़े पहन लिए। फिर 2-3 लंबे लंबे सांस लेकर हवा में मौजूद ऑक्सीजन अपने जिस्म में भरी। थोड़ी देर बाद वो एहतियात से खेतों के सिलसिले से हटकर उस गांव की तरफ जा रहा था, जो यहां से मुश्किल से 2-2.5 फरलांग के फासले पर था। आम हालात में जब भी वो बॉर्डर एरिया पार करता तो रास्ते में आने वाले पहले गांव को ही अपना पहला पड़ाव बनाता था, लेकिन आज उसका पहला पड़ाव बदल चुका था। उसे यहां से मीलों दूर निकलना था, तभी वो सुकून का सांस ले सकता था। वो जानता था कि रॉ ने रास्ते के कई देहातों में उसके लिए जाल बिछा रखा होगा और वो किसी भी जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं था। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। जिंदगी पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। माती इलाकों से ग्वालों की कतारें दूध के बड़े बड़े बर्तनों समेत गंगानगर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो इन सब से बेपरवाह आम रास्तों से हटकर सफर कर रहा था। अभी तक उसने खेतों के बीच मौजूद पगडंडियों को ही अपनी गुजरगाह बना रखा था। खेतों के बीच चलते हुए उसने कितने मील का रास्ता तय कर लिया था, उसे खुद भी अंदाजा नहीं हो सका। उसे ये अंदाजा ही नहीं हो सका कि उसने कितने मील का फासला तय कर लिया है। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किसी न किसी तरह रॉ के फैलाए हुए जाल से बचकर निकल जाए और अबोहर तक पहुंच जाए। अबोहर में उसका दोस्त पंडित जोशी राम उसकी पहली और सबसे महफूज पनाहगाह था। अपने अंदाजे के मुताबिक वो 15 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका था। इस दौरान उसके रास्ते में 4 देहात आए, लेकिन वो हर गांव के किनारे से लंबा चक्कर काटकर निकल गया। जिस रास्ते से वो सफर कर रहा था वहां लोगों से उसका सामना बहुत कम हुआ, चूंकि उसने एक देहाती नौजवान का भेष बदला हुआ था। इसलिए सामने आने वाले लोग उसे स्थानीय रहने वाला समझकर नजरअंदाज कर देते थे। रास्ते में जब भी किसी से आमना सामना हुआ, उसने दूसरे के कुछ कहने से पहले ही राम राम जी कहकर अपनी राह ली। जवाब में उसे भी राम राम सुनने को मिल जाता। अभी तक किसी ने उसकी पहचान जानने की कोशिश नहीं की थी और न ही उसने किसी से रास्ते या गांवों के बारे में कुछ पूछा था। अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए वो रास्ते में खेतों से गाजर, मूली और टमाटर तोड़कर खाता रहा। इस वक्त भी उसके हाथ में एक गन्ना था, जिसे वह देहाती अंदाज में चूसता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब उसे दूर पक्की सड़क दिखाई देने लगी थी, जिसके साथ साथ चलकर वो गंगानगर शहर तक पहुंच सकता था। अभी तक उसने सड़क के करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसकी तजुर्बेकार नजरों ने सड़क पर गुजरती पुलिस और बीएसएफ की 2 जीपें देख ली थी। वो जानता था कि ये आम गश्त नहीं बल्कि खास पेट्रोलिंग है और दुश्मन अब भी उसके ताकुब में है। अब उसे थकान महसूस होने लगी थी, मगर जिंदा बचने और दुश्मन को शिकस्त देने के जज्बे ने इस एहसास को दबा दिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।